नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम शो अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बीजेपी ने एक बार फिर से लालू प्रसाद पर निशाना साध दिया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि 5 दिन बीत जाने के बाद भी लालू प्रसाद ने बाबा साहब भीमराव आंबेडकर के अपमान पर माफी नहीं मांगी। वहीं राज्य अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष देवेंद्र माझी का कहना है कि 15 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। अगर लालू प्रसाद ने जवाब नहीं दिया तो आयोग इस पर कार्रवाई करेगा। 11 जून 2025 यानी आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद का जन्मदिन और इसी तारीख को ये तस्वीर कैमरे में कैद हुई थी, जिस पर 5 दिन बाद भी बिहार का सियासी पारा हाई है। लालू जी और आरजेडी को ना तो बिहार कभी माफ करेगा ना देश कभी माफ करेगा। लालू प्रसाद के पैरों के पास बाबा साहेब की फोटो वाली तस्वीर वायरल होने के बाद से एनडीए नेता लालू प्रसाद पर हमलावर है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखकर लालू प्रसाद से माफी की मांग की है। अमित मालवीय ने लिखा, 5 दिन हो गए, अहंकार में डूबी आरजेडी ने अब तक भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर जी के अपमान पर माफी नहीं मांगी। न शर्म न पछतावा, सिर्फ घमंड। यह वही आरजेडी है जिसके राज में दलितों पर अत्याचार और नरसंहार आम बात थी। अब वही पार्टी बाबा साहेब के विचारों और सम्मान को भी रौंद रही है। इस अपमान को कभी माफ नहीं किया जा सकता। इस मामले में बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने भी लालू प्रसाद को नोटिस भेजा है। आयोग के उपाध्यक्ष देवेंद्र माझी का कहना है कि 15 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है। जवाब नहीं देते तो फिर आयोग आगे की कार्रवाई पर विचार करेगा। आयोग की तरफ से मैं उन्हें नोटिस जारी किया हूं कि आप 15 दिन के अंदर जवाब दीजिए, नहीं तो आप पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत आप पर एफआईआर दर्ज हो। हालांकि लालू प्रसाद के बेटे और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पहले ही कह दिया है कि इसमें कई गड़बड़ियां हैं, उसका जवाब दिया जाएगा। जितना दलितों पर अत्याचार बढ़ा है बिहार में, वहां इनकी नजर नहीं गई। यानी यहाँ तो एक नहीं दूधू को नोटिस भेजा जा रहा है, फिर सुधार करके भेजा जाएगा। अब तक विपक्ष के नेता बाबा साहेब का जिक्र करके सत्ता पक्ष को घेरते रहे, लेकिन लालू प्रसाद के जन्मदिन के दिन उनके पैरों के पास बाबा साहेब की फोटो वाली तस्वीर वायरल होने के बाद से लालू प्रसाद पर एनडीए के नेता निशाना साध रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि नारायण और संजय कुमार के साथ ब्यूरो। देखिए, बिहार में अंबेडकर के अपमान पर सियासी घमासान छिड़ चुका है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के पैरों के पास बाबा साहब की तस्वीर मामले में सियासत गर्मा गई है। एक तरफ एनडीए अंबेडकर के अपमान को लेकर आरजेडी पर हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस और आरजेडी के बचाव के भी बयान सामने आ रहे हैं। आपको सुनाते हैं। ये विषय इतना बड़ा बन गया, भी बाबा साहब का अपमान किया है आपने, लेकिन आप अहंकार देखिए लालू प्रसाद जी का कि वो माफी भी नहीं मांग रहे हैं। वो यही दिखाता है कि वो उनका अहंकार है, और इसलिए देश की गरीब, अति पिछड़ा, सामाजिक न्याय में विश्वास रखने वाले ये सब लोग जानते हैं। और लालू जी ने जो तस्वीर को पैरों पे रखा है, ये देखकर हमारा भी दिल बहुत दुखा, और मेरा तो ये मानना है कि उनको माफी मांगनी चाहिए। लालू प्रसाद जी ने हमेशा शोषितों, वंचितों, दलितों, अति पिछड़ों, आदिवासियों को हक और अधिकार दिलाने के लिए, उनको मान सम्मान के लिए उनके प्रति हमेशा सम्मान का भाव रखा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को लालू प्रसाद जी ने सरजमीन पर उतारने का काम किया। आज जो लोग लालू जी पे उंगली उठा रहे हैं, वो लोग शायद भूल गए हैं कि वंचित समाज के लोगों को घर के सामने से बाहर जाने में लोग उनको उठा के पटक के मारने लगते थे। ऐसी हाल होता था कि गलती से अगर दलित परिवार सर उठा के उनके दरवाजे से निकल ले तो उनको जूता चप्पल से मारा जाता था। और अब बात तेजस्वी यादव के एक बयान की होगी। दरअसल आयोगों के पुनर्गठन में परिवारवाद का आरोप लगाते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरने की कोशिश की, जिस पर सत्ता पक्ष के नेताओं ने पलटवार किया है। देखते हैं।
परिवारवाद के मुद्दे पर अक्सर घिरने वाले लालू प्रसाद और उनकी पार्टी के नेता आजकल परिवार के मुद्दे पर ही नीतीश सरकार को घेरने में लगे हैं। आयोगों के पुनर्गठन में परिवारवाद का आरोप लगाते हुए तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर दामाद आयोग का गठन करते हुए तंज कसा है। मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं कि समर्पित जमाई आयोग का गठन किया। तेजस्वी के तंज पर बिहार की सियासत बेहद गर्म हो गई है। जब आप नाबालिग थे तो खुद आप कमाई के जमाई बन गए थे, इतनी अकूत संपत्ति ली है। तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए जेडीयू नेता और नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी कहते हैं कि लालू यादव ने अपने समय मामा आयोग और साला आयोग का गठन क्यों नहीं कर दिया। क्या किए सुभाष और साधु आपके समय में? पता नहीं है लोगों को। लाठी घुमावन तेल पिलावन रैली कराते थे, अब पूरा भर बिहार में चंदा वसूलते थे। तो बीजेपी नेता कह रहे हैं कि उन्हें ये आरोप लगाने में शर्म आनी चाहिए। को जमाई और बहनोई और साला से बाहर निकल ही नहीं सकता है, क्योंकि लालू यादव जी जब थे, राबड़ी देवी जब बनी तो ससुरालवादी पार्टी बन गया। साले सरहज और आज सीएम नीतीश ने पटना को बड़ी सौगात दी है। नीतीश कुमार ने मीठापुर से मोहाली तक एलिवेटेड रोड का उद्घाटन किया। एलिवेटेड रोड के उद्घाटन के बाद लोगों की जिंदगी आसान हो गई है। आपको इस पर रिपोर्ट दिखाते हैं। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को एक और बड़ी सौगात दी है। सीएम नीतीश ने पटना में मीठापुर से मोहाली तक एलिवेटेड रोड का उद्घाटन कर दिया है। करीब 1105 करोड़ की लागत से बने इस रोड का सीधा फायदा दक्षिण पटना से राजधानी पहुंचने वाले लोगों को मिलेगा। इस 4 लेन से करीब 10 मिनट में लोग सिपारा से मोहाली और पुनपुन पहुंच सकेंगे। एलिवेटेड रोड बनने के बाद पटना से कई जिलों का सफर अब आसान बन गया है। सिपारा से मोहाली तक का सफर 6 मिनट में पूरा होगा। मोहाली से पुनपुन तक 4 लेन सड़क भी बनकर तैयार है। पटना से गया जी, राजगीर, औरंगाबाद जाना भी आसान हो गया है। साथ ही पटना से जहानाबाद, रांची और बख्तियारपुर, आरा और पटना रिंग रोड तक पहुंचना भी आसान हो गया है। मीठापुर मोहाली एलिवेटेड रोड के उद्घाटन के बाद अब मीठापुर से महज 8 से 10 मिनट के समय में कोई भी पुनपुन या मोहाली हॉल्ट पहुंच सकता है। सीएम के उद्घाटन के बाद न्यूज 18 की टीम ने भी इस सफर में लगने वाले समय की पड़ताल की तो मीठापुर से एलिवेटेड सड़क पार करने में सिर्फ 7 से 8 मिनट का समय लगा। हम इस वक्त इस यात्रा को भी करेंगे। मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया, उसके बाद अब हम आपको दिखाएंगे। देखिए लगभग 11:49 हो रहे हैं और हम भी इस सड़क पर यात्रा करेंगे और देखेंगे कि वाकई जहां तक ये सड़क बनी है मोहाली तक, वहां तक जाने में कितना वक्त लगता है। बिल्कुल देखिए, ये जो मीठापुर मोहाली हॉल्ट का जो एलिवेटेड है उसकी यहाँ से शुरुआत हो रही है और अब हम एलिवेटेड पर चढ़ चुके हैं और अब हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आप महज कुछ मिनटों में ही पुनपुन तक पहुंच गए हैं। तो लगभग 8 से 9 मिनट में हम यहाँ पहुंच चुके हैं मोहाली के पास और देखिए 11:57 हो रहा है। न्यूज 18 की टीम ने पुराने रास्ते से भी सफर करके टाइम चेक किया। पुराने रास्ते से सफर करने में तकरीबन 20 मिनट लगे। लेकिन हम अब उस सड़क से भी जाएंगे, उसी जगह पर मीठापुर के पास जहां से हमने एलिवेटेड की यात्रा शुरू की थी और दिखाएंगे कि उसमें कितना वक्त लगता है। तो बिल्कुल वाकई सफर जो है वो काफी आसान हो गया है। लेकिन जब हम पुराने रास्ते से, जिस रास्ते से पहले से लोग आया जाया करते थे और काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, उस रास्ते से हम आए हैं तो 12:17 होने को जा रहा है, हम यहाँ पर पहुंचे हैं।
सीएम नीतीश ने मीठापुर से मोहली एलिवेटेड रोड का उद्घाटन कर लोगों की जिंदगी आसान बना दी है। पटना के लोगों का पुनपुन, गया, जहानाबाद सहित अन्य कई जगहों पर जाना बेहद आसान हो गया है। अब मीठापुर से महज 8 से 10 मिनट के समय में कोई भी पुनपुन या मोहली हॉल्ट पहुंच सकता है। नीतीश सरकार में बनी विश्व स्तरीय एलिवेटेड रोड लोगों के लिए वरदान की तरह है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। देखिए, इस एलिवेटेड रोड की सौगात मिलने पर खुशियां बहुत ज्यादा हैं। एनडीए ने इसे बड़ी सौगात बताया और कहा कि इससे लोगों की जिंदगी आसान होगी। आज गया क्षेत्र का आने वाले लोगों का पटना को जाम से मुक्ति का, और जो 4-5 घंटा समय लगता है वो 2-2.5 घंटे में सीधे आधी समय पर हम लोग पहुंचेंगे। अब बिहार के अंदर किसी भी जिले से 3 घंटे के अंदर जो लक्ष्य रखा गया है कि राजधानी पहुंचेंगे, इस तरह के एक्सप्रेसवे से, इस तरह के एलिवेटेड रोड से ये सपना साकार होगा। निश्चित रूप से पुनपुन की जनता का प्यार शुरू से राजनीतिक जीवन में उनका रहा है। बख्तियारपुर उनका संसदीय क्षेत्र रहा है बार। मैं ये कह सकता हूँ कि आज जिस योजना को सौगात दिया है, इस मीठापुर मोहली 1100 करोड़ की योजना में पटना शहर के अंदर और बाहर जाना आसान हो गया। और बहुत बड़ा तोहफा दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और भारत की सरकार संयुक्त रूप से इसमें राशि आवंटित की, और मुख्यमंत्री का विजन था। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मुख्यमंत्री इस क्षेत्र से लगातार 5 बार सांसद हुए, बाद के दिनों में हम हो गए, तो वो कठिनाई को, परेशानी को, दर्द को, पीड़ा को जो जनता का था उसको एहसास किया था। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको एक बड़ी खबर दे दें जो कि मोतिहारी से सामने आई है, जहां महिला थाने में फरियादी और पुलिस में भिड़ंत हो गई। देखते ही देखते मामले ने इतना तूल पकड़ लिया कि नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। कुछ देर के लिए महिला थाने का कैंपस रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। बताया ये जा रहा है कि पति पत्नी दोनों पक्ष के लोगों को आज आपसी विवाद को सुलझाने के लिए महिला थाने की ओर से काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। इस बीच महिला पक्ष के लोग पुलिस से ही भिड़ गए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। जमकर यहां पर हंगामा हुआ, नोकझोंक होने लगी। पुलिस ने हंगामा कर रहे 5 लोगों को हिरासत में लिया, तब जाकर ये पूरा मामला शांत हुआ। लेकिन उस वक्त स्थिति वहां पर क्या हो गई थी आप देख रहे हैं। कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। हाथापाई में 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। काउंसलिंग के लिए यहां पर महिला को बुलाया गया था, लेकिन उस वक्त जब विवाद बढ़ा, यह आपसी विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि पुलिसकर्मियों के साथ लोग नोकझोंक करने लगे। अभी ये महिला थाना में एक मामला सामने आया है जिसमें सुबह महिला को बुलाया गया था और उसके पति को भी बुलाया गया था। दोनों में सुलहनामा का पहले होना था कि दोनों में सुलह होगी। उस सुलह के चलते ही दोनों में आपस में लड़ाई हो गई। वह लड़ाई बढ़ गई और बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि महिला और उसके जो भाई साथ में आया था उन्होंने हाथापाई करी। पुलिस कर्मियों के साथ भी हाथापाई करी है। पुलिस की जो ड्राइवर है उसके साथ भी हाथापाई करी है। उनको रोकने के क्रम में उन्होंने भद्दी गाली भी दी है और बदतमीजी करी है। तो इसके चलते हमने उनको अभी वो डिटेन कर लिया है। और अब बात प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे की होगी। प्रधानमंत्री मोदी 20 जून को सिवान दौरे पर आने वाले हैं। पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर एनडीए में जबरदस्त उत्साह है। एनडीए नेताओं का कॉन्फिडेंस हाई है। पीएम मोदी की सभा को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी लगातार हो रही है। पीएम मोदी 20 जून को सिवान की धरती से हुंकार भरेंगे। जनसभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए एनडीए ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पीएम के दौरे को लेकर एनडीए ने बड़ी बैठक की। गोपालगंज में एनडीए की बैठक में जेडीयू सांसद संजय झा, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल शामिल हुए। बैठक में जनसभा की तैयारियों, भीड़ प्रबंधन और संगठन की तरफ से सहयोग पर चर्चा हुई। इस दौरान जेडीयू कार्यकर्ता उत्साह और ऊर्जा से लबरेज दिखे। 20 जून को पीएम मोदी सिवान के पचरुखी के जसौली में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं की सौगात देंगे।
बीजेपी पीएम मोदी की रैली को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में है। सभा स्थल पर पंडाल बनाने और बैरिकेडिंग का काम जारी है। हर एक मंडल में जितने भी पदाधिकारी, जितने कार्यकर्ता हैं, गोपालगंज, सिवान, सारण और यहाँ तक कि चंपारण के लोग भी बहुत उत्साहित हैं, बहुत उत्सुक हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुनने के लिए, उस सभा में अपने को हिस्सेदार बनाने के लिए। लोग देखने के लिए लायक है। ऐसे लगता है कि सिवान का जो कार्यक्रम होगा पिछले बिहार के सभी प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों को ब्रेक करने वाला कार्यक्रम होगा, ऐतिहासिक होगा। पीएम मोदी 3 महीने में तीसरी बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे से सिवान, गोपालगंज, छपरा और महाराजगंज की तमाम विधानसभा सीटों पर एनडीए को बड़ा फायदा मिल सकता है। पीएम जिस इलाके में आ रहे हैं वो आरजेडी का गढ़ माना जाता है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी अपने इस दौरे से चुनाव को एक तरफा बना सकते हैं। पीएम मोदी डबल इंजन सरकार के फायदे बताकर कई बड़े तोहफे का ऐलान कर पूरे इलाके में जातीय गोलबंदी तोड़कर सियासी बाजी पलट सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए सिवान से संवाददाता मृत्युंजय सिंह के साथ गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। और वहीं पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों को लेकर गिरिराज सिंह सिवान पहुंचे। गिरिराज सिंह ने पीएम की सभा में लोगों से आने की अपील की है। इसके साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कि देश के अंदर गरीब को 71 में कांग्रेस ने नारा दिया, आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को लाएंगे, गरीबी को मिटाएंगे, लेकिन आधी रोटी खा करके लोगों ने जिताया, लेकिन इंदिरा गांधी और कांग्रेस ने गरीबी रेखा से ऊपर ले जाने में असमर्थ रहा। और केंद्र सरकार ने जनगणना की अधिसूचना जारी कर दी है। 2027 में देश में जनगणना कराई जाएगी। इसके साथ ही जातियों की गिनती भी कराई जाएगी। बिहार चुनाव से पहले सरकार के इस फैसले पर सियासत शुरू हो चुकी है। सोलह साल बाद फिर से भारत के नागरिकों की गिनती होने वाली है। केंद्र सरकार ने जनगणना को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है, पर इस बार सिर्फ लोग ही नहीं, उनकी जातियां भी गिनी जाएंगी। कोविड के कारण 2021 में टली हुई जनगणना अब 2 चरणों में 2026 से 27 के दौरान पूरी की जाएगी। इस जातीय जनगणना का समाज के हर तबके को, अति पिछड़े समाज को, पिछड़े समाज को, जिसका जो अपना हक अधिकार है वो मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस काम की समीक्षा बैठक कर तैयारियों को अंतिम रूप दिया है। करीब 21 महीने में जनगणना पूरी की जाएगी। पूरी प्रक्रिया 1 मार्च 2027 तक पूरी होगी। इसी जनगणना में जाति की भी गणना होगी। पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 तक पूरा होगा। दूसरा और अंतिम चरण 1 मार्च 2027 तक पूरा होगा। प्राइमरी डेटा मार्च 2027 में जारी हो सकता है, जबकि आखिरी डेटा दिसंबर 2027 तक जारी हो सकता है। बिहार में जातीय जनगणना की पहल करने वाली पार्टी जेडीयू ने केंद्र सरकार के फैसले को ऐतिहासिक बताया है। तो निसंदेह इससे सदियों की जो गैर बराबरी है, इस फासले को मिटाने में जातिगत जनगणना जो 1931 के बाद 2027 में होगी, ये एक बेहद क्रांतिकारी फैसला है। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लिए गए इस फैसले पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। ये घोषणा ही चुनावी घोषणा है। इसके आश्रय चुनाव करवा लेना है और चुनाव के बाद नाम नरेंद्र काम सरेंडर। आप भी भूल जाइएगा, वो भी भूल जाएंगे और बात आई गई हो जाएगी। आप अधिसूचना जारी करते हैं 16 जून 2025 को, लेकिन गिनती कब करवाएंगे? जाति की राजनीति वाले राज्य के चुनाव से पहले केंद्र सरकार का ये फैसला बड़ा दांव है, जिसका क्रेडिट विपक्ष भी ले रहा है। पटना से संवाददाता धर्मेंद्र और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और आपको एक बड़ी खबर दरभंगा से दे दे, जहां मधुबनी सांसद अशोक यादव के लापता बेटे विभूति कुमार यादव को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। विभूति कुमार यादव को पुलिस ने 32 घंटे के बाद खोज लिया है। विभूति यादव एकमी शोभन बाईपास के एक बगीचे में बैठे हुए थे। दरअसल रविवार से विभूति यादव अपने लहरिया सराय के बंगाली टोला घर से लापता थे, जिसके बाद परिजनों ने लहरिया सराय थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और इसके बाद पुलिस की टीमें उनकी तलाश में जुटी। विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की जा रही थी, संभावित ठिकानों पर नजर रखी जा रही थी। पुलिस को बिशनपुर थाना के एकमी शोभन बाईपास के पास से बगीचे में विभूति यादव के होने की खबर मिली, जिसके बाद तत्काल पुलिस की टीम वहां पर पहुंची, सकुशल उन्हें बरामद किया। विभूति यादव की सकुशल बरामदगी के बाद पुलिस और उनके परिवारजनों ने राहत की सांस ली है। और अगली खबर कटिहार से, जहां कटिहार पुलिस ने साइबर ठग गिरोह का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने गिरोह के एक सदस्य को धर दबोचा। साइबर अपराधी के पास से 15 बैंक का पासबुक, 18 एटीएम कार्ड, 3 मोबाइल भी जब्त किए गए। गिरफ्तार आरोपी लोगों के खाते खुलवाकर उसे अपने आका को बेच देता था। पूछताछ में उसने ठगी करने की बात स्वीकार भी कर ली है। साथ ही गिरोह के तार पटना से जुड़े होने की बात कही जा रही है। कटिहार पुलिस ने साइबर ठगी के एक अनोखे मामलों को डिकोड किया है। इस मामले में पुलिस ने उस अपराधी को गिरफ्तार किया है जो साइबर अपराधी तक इस तरह के बैंक खाता, एटीएम कार्ड पहुंचाता था और इसके एवज में एक मोटा रकम उसको मिलता था। जरा बात कर लेते कैसे हुआ ये पूरा खुलासा। सर कैसे खुलासा हुआ है? ऐसे सहायक थाना को गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति है जो साइबर क्राइम का काम करता है, तो एक टीम का गठन किया गया और उसको बुद्धू चौक के पास से पकड़ा गया। जब उसकी तलाशी ली गई तो बहुत सारे अकाउंट्स और एटीएम बरामद हुए जो उसके थे नहीं। उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि वो अकाउंट्स खुलवाता है और उसको साइबर क्रिमिनल्स को सप्लाई करता है। ये बैंक खाता जो क्या करते थे, कैसे चेक करते थे? सर ये 2 लड़का था जो मेरे से कांटेक्ट किया था, तो वो पटना से काम करता था, फ्रॉड वाला। तो वो मेरे से कांटेक्ट किया, बोला कि भाई ऐसा ऐसा बात है, तुम अकाउंट देगा, अकाउंट के बदले तुमको पैसा देंगे। तो सर वो अकाउंट खुलवाने के लिए हमको पैसा भेजने लगा। तो जो भी मेरा मोहल्ला का लड़का था, खुद भी, तो सर खुद का भी अकाउंट खुलवाए थे और लड़का लोग का भी अकाउंट खुलवाए। ठीक, तो वो 5,000 रुपये पर अकाउंट देता था, तो पर अकाउंट 5,000 रुपये देता था। तो सर वो बोला था कि कोई दिक्कत नहीं होगा, अब आप 2 अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं होगा। कितना अकाउंट खुले हो अभी तक 40। पुलिस का एक बड़ा उपलब्धि है। अब साइबर ठग किस तरह से बैंक खाता और एटीएम दूसरे का लेकर पूरा इस रैकेट को चला रहे हैं, ये एक बड़ा मामला है और इससे सीमांचल के साथ साथ सरहद के उस पार बैठे लोग जो साइबर अपराध को अंजाम दे रहे हैं उसको भी लिंकेज तलाशने में कटिहार पुलिस जुटे हुए हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18। और अगली खबर छपरा से, जहां रफ्तार का कहर दिखा, जहां सड़क हादसे में 8 लोगों की जान चली गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। दुख, पीड़ा, चित्कार और मातम की ये तस्वीर पटना के दिघवारा के सैदपुर गांव की है, जहां सड़क हादसे में कई जिंदगी लील होने पर हाहाकार मच गया है। दरअसल छपरा के नया गांव थाना इलाके के 4 लेन पर बाजितपुर के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। दिघवारा से हाजीपुर की ओर जा रही पिकअप वैन बेकाबू होकर सड़क किनारे गड्ढे में जा पलटी। इस भीषण हादसे में कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो रास्ते में पिकअप फट गया ट्रक और वहीं पे नाच ऐसे पूरा मतलब ऐसे हो गया था, गाड़ी पलट गया था, उसको सब जता गया था, कितना जता गया, कितना फेंका गया। हादसे में मारे गए सभी लोग दिघवारा के सैदपुर गांव के रहने वाले थे। सभी पिकअप पर सवार होकर मक्का भुनवाने के लिए हाजीपुर जा रहे थे। तभी रास्ते में पिकअप वैन का टायर फट गया, जिससे ड्राइवर का संतुलन बिगड़ा और वैन उलट गई। लोग मकई लेके चिवड़ी कूटने जा रहा था लोग सराय, वो घटना चक्का का हाथ मैंने पिकअप था
नया गांव मदर चक में के पास में 4 लाइन पर मैंने चक्का फट गया, वो लोग सभी घाट मैंने गिर गया, मैंने गाड़ी तीन पलटी मार दी। बताया जा रहा है कि पिकअप वैन में क्षमता से ज्यादा सवारियां थी, जिससे हादसे की तीव्रता और भी बढ़ गई। सड़क हादसे में कई लोग की जान जाने पर गांव में मातमी सन्नाटा पसरा है। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संवाददाता संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। और अगली खबर सासाराम से है, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को दूध से धोया है। दरअसल शिव सागर में रविवार को प्रखंड परिसर में बाबा साहब की प्रतिमा का डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने अनावरण किया था। आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब की उस प्रतिमा को दूध से धुल दिया है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रतिमा अपवित्र हो गई और ऐसे में दूध से धोकर प्रतिमा को पवित्र किया गया है। ये तस्वीरें देखिए, सासाराम से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे। तस्वीरें वहीं की हैं जहां पर एक तरफ आप देख सकते हैं सम्राट चौधरी ने अनावरण किया था, दूसरी तरफ क्योंकि सम्राट चौधरी ने अनावरण किया था तो इससे दूध से नहलाया जा रहा है। यही था कि आरएसएस और भाजपा के लोग जो कभी हमारे बाबा को आज तक माने नहीं, भीमराव अंबेडकर जी को, वही लोगों के द्वारा कल मूर्ति का अनावरण किया गया, इसलिए मूर्ति नापाक हो गया उन लोग अथी करने से। और हम लोग को इस जानकारी हुई, इसके लिए हम लोग उनको धोकर शुद्ध किए और दूध से, गाय के दूध से हम लोगों ने धुलवाया आज। और वहीं बिहार में बढ़ते अपराध को रोकने के साथ ही अपराधियों की संपत्ति जब्त करने के लिए बिहार पुलिस बड़ी कार्रवाई करने जा रही है और इसकी जानकारी डीजीपी विनय कुमार ने दी है। बिहार के विभिन्न थाने में 1172 कुख्यात अपराधियों की पहचान करते हुए उनकी अकूत संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। किसी केस के अनुसंधान के क्रम में आईओ को यह पता चलता है कि अमुक व्यक्ति ने अपराध के माध्यम से संपत्ति चल या अचल अर्जित की है, तो आईओ को यह पावर दिया गया है कि आईओ अपना एक प्रस्ताव तैयार करके संपत्ति को चिन्हित करके उसकी विशिष्टियों का उल्लेख करते हुए और न्यायालय में, उसमें भी ऑप्शन है, कोर्ट भी लिखा हुआ है, कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन भी लिखा हुआ है, ट्रायल कोर्ट, यदि ट्रायल चल रहा है केस का, ट्रायल के स्टेज में है तो ट्रायल कोर्ट में भी दे सकता है। तो इसमें कई ऑप्शंस है। 1249 हमारे थाने हैं। इन थानों में अभी तक हम लोगों ने 1172 अपराधियों को चिन्हित किया है कि उन्होंने अपराध के माध्यम से संपत्ति अर्जित की है। 239 मामलों को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मतलब एसडीपीओ के द्वारा एसपी को अग्रसारित किया गया है विगत वर्षों की अपेक्षा। और चलिए इसी खबर के साथ अपना बिहार में बस इतना ही। आगे जोहार झारखंड देखिए मेरी सहयोगी शिप्रा झा के साथ। शुक्रिया जया। आइए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइन।